नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक, जो है भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसमें हमने यहाँ पर भाषा को पढ़ लिया, लिपि को पढ़ लिया और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं व्याकरण। तो आपने देखा कि काफी सारी चीजें अभी तक हम अपने इसमें इस व्याकरण के सेशन में पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने व्याकरण किसे कहते हैं यानी कि व्याकरण की परिभाषा सबसे पहले पढ़ी थी। और इसमें हमने पढ़ा था कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का यानी कि भाषा के नियमों को निर्धारित करता है और उसके शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। और उसमें मैंने आपको बताया कि व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, यानी कि पूरी की पूरी व्याकरण को जानने के लिए हमें उसके 3 भागों को सबसे पहले पढ़ना होता है, जिसमें पहला वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपना पहला टॉपिक जो है वर्ण विचार। तो जिसमें मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर वर्ण किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया कि वर्ण होता क्या है। तो सबसे पहले वर्ण की मैंने बारे में बताया कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण कहलाती है। उसके बाद हमने यहाँ पर वर्ण विचार किसे कहते हैं इस बात पर डिस्कस किया। तो वर्ण विचार क्या होता है कि जब हम वर्णों के आकार यानी कि जिस शास्त्र में हम वर्णों के आकार, आकृति, बनावट और उनके उच्चारण पर विचार करते हैं उसको हम कहते हैं वर्ण विचार। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी वर्णमाला के बारे में जाना कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला होती क्या है। ठीक है ना। तो वर्णमाला के बारे में मैंने आपको बताया कि टोटल जो हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें 44 वर्ण है, जिसमें आपके 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था 11 स्वर और 33 व्यंजन, टोटल 44 वर्ण। ठीक है, इस पर हमने डिस्कशन किया था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे वर्ण हैं, वर्णमाला में जो वर्ण है जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन, यानी कि वर्णों के ये 2 भेद कह सकते हैं। ठीक है ना, इनको वर्णों के 2 भेद कह सकते हैं, स्वर और व्यंजन। तो जो 2 भेद हैं, इन दोनों भेदों के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने स्वर के बारे में पढ़ा कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्वर में हमने कहा जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहा जाता है। और उसके एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मैंने बताए। ठीक है ना। और इस तरह से ये आपके स्वर वर्ण। उसके बाद मैंने लास्ट सेशन में आपको व्यंजन की परिभाषा भी यहाँ पर बताई थी कि व्यंजन किसे कहा जाता है। ठीक है, आपको नोट कराया था कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। फिर से नोट कर लेंगे जिन बच्चों ने नहीं किया होगा, इससे आपको याद हो जाएगा अच्छे से। वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं या उनको व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया था क, ख, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप उच्चारण करते हैं, उच्चारण इस तरह से होता है।
ठीक है ना। तो ये हमने व्यंजन के बारे में बताया था। तो जैसे हमने यहाँ पर स्वर के बारे में बताया कि जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर के यहाँ पर मैंने आपको भेद बताए थे, स्वर के भी प्रकार आपको मैंने यहाँ पर बताए थे। ये तो सबसे पहले टोटल स्वर वर्ण है, यानी कि कितने स्वर आपके होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 11 स्वर होते हैं, तो टोटल वो आप देखिए ये स्वर वर्ण है। और उसके बाद इनके भी हमने भेद किए हैं। सबसे पहले हमने बताया कि दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में थोड़ा सा अधिक समय लगता है, ठीक है ना। और उसके बाद हमने कहा ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ की अपेक्षा कम समय लगता है, ठीक है ना। उसके बाद प्लुप्त स्वर, यानी कि जिनके उच्चारण में दीर्घ की अपेक्षा दुगना समय लगता है, ठीक है। तो ये हमने 3 भेद यहाँ पर पढ़े थे स्वरों के। तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक अपने टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया था। और उसके बाद हमने व्यंजनों के भेद के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि व्यंजन जो होते हैं उनको समझने के लिए भी हम उनको क्या करते हैं, जिस प्रकार से स्वरों को समझने के लिए कि कौन सा ह्रस्व स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा प्लुप्त स्वर है, उसको जैसे हमने स्वरों को समझा तो हमने जब कहा कि ह्रस्व, ह्रस्व क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, इ, उ, री, ये 4 है आपके ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। और फिर उसके बाद आता है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना। आप जैसे उच्चारण करेंगे अ, आ, इ, ई, तो इनके उच्चारण में क्या लगता है, दुगना समय लगता है। उह, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तो इनके उच्चारण में क्या होता है, दुगना समय लगता है, तो उनको कहते हैं दीर्घ। फिर उसके जिसके उच्चारण में दीर्घ की अपेक्षा भी अधिक समय लगता है उसको कहते हैं प्लुप्त। जैसे मैंने बताया ना ओम की ध्वनि, ठीक है। तो ये थे हमारे ह्रस्व स्वर। और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है व्यंजन, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने व्यंजन किसे कहते हैं, यानी कि व्यंजन की परिभाषा आपको बताई कि जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। और एक और चीज इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जिनके उच्चारण में, फिर देखिए भेद भी हम यहाँ पर जानेंगे, लेकिन उससे पहले व्यंजन को जब हम पढ़ेंगे तो व्यंजन में सबसे पहली परिभाषा तो मैंने आपको बता दी कि जिसके उच्चारण में जो है क्या होता है, स्वर की अपेक्षा, यानी कि जिसका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, ठीक है ना। जिसके उच्चारण में हम क्या करते हैं, स्वरों की सहायता लेते हैं, यानी कि जैसे अगर हमने क का उच्चारण किया तो अ की ध्वनि साथ में आएगी, अगर हमने ख का उच्चारण किया तो ख की ध्वनि साथ में आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से उच्चारण, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर, ध्यान से समझिएगा, इसी के आधार पर हम इसके भेद बताएंगे। उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर क्या होता है, मुख से हवा, मुख से हवा अवरुद्ध होकर। अब यहाँ पर ध्यान से जरा सा समझिएगा, जब आप स्वरों का उच्चारण कर रहे थे, ठीक है ना, जब आप स्वरों का उच्चारण कर रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे, बिल्कुल कहीं पर भी कोई वायु जो है अवरुद्ध नहीं हो रही थी, कहीं पर कुछ दिक्कत नहीं आ रही थी उच्चारण में, हवा मुख से सीधे बाहर निकल रही थी। जैसे आ, इश, ई, उह, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। तो क्या हो रहा था, हवा जो है स्वतंत्र रूप से मुख से बाहर निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम उच्चारण करेंगे तो जो वायु है वो मुख में क्या हो रही है, अवरुद्ध हो रही। जैसे क, कहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है, गले में। ख, कहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है, गले और तालू में। ग, घ, सबके उच्चारण में क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा
आपको अंतर नजर आ रहा है और कुछ एक अलग ही आपको उच्चारण में यहाँ पर पता चल रहा है कि वायु कहाँ पर टकरा रही है, किस तरह से। तो इसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर मुख से हवा अवरुद्ध होकर होकर बाहर निकलती है। और आप देखेंगे इसी के कारण इसके भेद भी यहाँ पर बताए गए हैं। बाहर निकलती है, ठीक है। अब इसी के कारण जो है इसके भेद बताए गए हैं, इसके भेद भी इसीलिए बताए गए हैं। और ये मूल रूप से 33 होते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्यंजन के भेद। अब देखिए इसी के आधार पर हम व्यंजनों के भेद भी बताते हैं। अब व्यंजनों के जो भेद होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं? उच्चारण के आधार पर। क्यों होते हैं उच्चारण के आधार पर? क्योंकि हमने कहा कि इसमें जो है उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। इसमें क्या होता है, वायु मुख में अवरुद्ध होती है, रुकती है और उसके बाद इनका उच्चारण होता है, ठीक है ना। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, यानी कि जिस तरह से इनका उच्चारण होता है उसके आधार पर इनके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन। अब क्योंकि हमने क्या कहा कि यहाँ पर हवा क्या होती है, वो एकदम से बाहर नहीं निकलती बल्कि अवरुद्ध होकर निकलती है। तो इसके जो नाम है, भेद है, वो भी इसी के आधार पर बताए गए हैं कि कहाँ पर कैसे हवा जो है अवरुद्ध होती है और फिर उसको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 भेद हमने यहाँ पर बताए। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। क्या बताया हमने? व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाया है। इस तरह से, ठीक है। ये आपने देखा व्यंजनों के 3 भेद हमने बताए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब देखिए क्यों हम इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्यों हम इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और क्यों हम इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं, इसको हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, अच्छे से बिल्कुल पढ़ेंगे। लेकिन एक बार अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो जो क से म तक, अब इसको क्यों हमने ऐसे लिखा, हमने इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि अभी ये हमारा पूर्ण व्यंजन नहीं है। व्यंजन पूर्ण कैसे होगा? हम उसको जब स्वर के साथ उच्चारित करेंगे, ठीक है ना। जब हम उसका उच्चारण स्वर के साथ करेंगे तब वो पूर्ण होगा। अभी ये स्वर रहित है, ये स्वर रहित व्यंजन है, ठीक है ना। इसमें कोई स्वर नहीं है अभी, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, नीचे हलंत के साथ। दिख रहा है सभी को? ठीक है ना। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जब क से म तक के, क से म तक के जो 25 व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से म तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा
पूरी तरह से उच्चारण अव्ययों को स्पर्श नहीं करती है, और ये केवल 4 ही होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, ये 4 होते हैं जहां पर जीवा पूरी तरह से अव्ययों को स्पर्श नहीं करती है। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? इन व्यंजनों को बोलते समय विशेष जोर लगाना होता है। इन व्यंजनों को बोलते समय विशेष जोर लगाना होता है। अब हम कहेंगे स से सड़क, स से सड़क, लेकिन यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं हुई, हमने कह दिया सड़क। लेकिन अगर आपको शेर कहना है तो आपको विशेष जोर लगाना है, शेर, शेर। ठीक है, हमने क्या कहा? वर्ण विचार में हम क्या सीखते हैं? वर्णों के आकार, वर्णों की आकृति, वर्णों की बनावट, वर्णों का उच्चारण। उच्चारण किस तरह से किया जाता है, कहाँ से किया जाता है, कैसे किया जाता है। जब आप उच्चारण सही करेंगे तो आप लिखेंगे सही, आपकी वर्तनी शुद्ध होगी, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान आपको होगा। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पर कहा जिन व्यंजनों को बोलने में विशेष जोर लगाया जाता है उन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। अभी देखिए, इसको अभी डिटेल में हम तीनों को पढ़ेंगे, यानी कि स्पर्श व्यंजन को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन से वो 25 व्यंजन हैं जिनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और क्योंकि ये अभी स्वर रहित व्यंजन यहाँ पर लिखे गए हैं, इसलिए इनको इस तरह से हलंत के साथ लिखा गया है। जब इसको स्वर के साथ जोड़ दिया जाता है तो फिर ये इस तरह से बन जाता है। ठीक है ना? तो व्यंजन किसे कहते हैं ये हमने पढ़ा। व्यंजन के 3 भेदों को, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। तो अब हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। नोट कर सकते हैं आप। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन तो हमने क्या कहा? क से लेकर म तक की, ठीक है, क से लेकर म तक के जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं, जितने भी हमारे वर्ण होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जिन व्यंजनों, ध्यान से नोट कर सकते हैं, जिन व्यंजनों, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है ना, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु, अब देखिए हमने क्या कहा था? व्यंजन क्या होता है? व्यंजनों के उच्चारण करने में क्या होता है कि वायु कभी भी सीधे सीधे मुख से बाहर नहीं निकलती है। ठीक है ना? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते वक्त स्पर्श व्यंजन कहा है, स्पर्श का मतलब क्या होता है? टच करना, छूना। ठीक है, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, कंठ यानी कि गला, ठीक है, होठ, जिह्वा, कंठ, होठ, जिह्वा आदि का स्पर्श, आदि के स्पर्श द्वारा, स्पर्श द्वारा बाहर आए। ठीक है ना? जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जो वायु होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर वायु तुरंत बाहर नहीं आती, ठीक है ना, इसीलिए इनको व्यंजन कहते हैं। और तब वायु क्या होती है? कहीं ना कहीं टकराती है। तो जब वायु कंठ, ओष्ठ, जीवा
आदि का स्पर्श करके जब आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ये हमने बता दिया। और इसमें जैसा मैंने कहा कि क से लेकर म तक, शुरुआत में मैंने क्या बताया था कि स्पर्श व्यंजन में सारे वो व्यंजन आते हैं जो क से लेकर म तक होते हैं। ठीक है, तो इनको आप लिखेंगे स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं, और ये हम वर्ग भी बनाएंगे यहाँ पर। और प्रत्येक वर्ण में 5, प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। ठीक है ना, पहले तो 5 क्या है, और 5 आपके वर्ग है और पांचों में 5 वर्ण है। तो आप 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, यानी कि टोटल कितने हैं आपके 25। ठीक है, अब कैसे है देखिए, ये है आपका क वर्ग। ठीक है, उसके बाद आता है आपका च वर्ग, उसके बाद आता है आपका ट वर्ग, उसके बाद आता है आपका स वर्ग। ठीक है, और फिर आता है आपका प वर्ग। 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, अब इनको हम लिखेंगे सबसे पहले। तो कैसे लिखेंगे देखिए, सारे वर्गों को हमने कहा एक वर्ग में जो है क्या है 5, तो क वर्ग में कैसे लिखेंगे, क ख ग घ ड़। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद आता है च वर्ग, च वर्ग में च छ ज झ य। उसके बाद आता है आपका ट वर्ग, ट थ ड ढ ण। उसके बाद आता है आपका त वर्ग, त थ द ध न। उसके बाद आता है आपका प वर्ग, प फ ब भ म। अब समझ आया आपको, समझ आया सभी को, समझ आया। जो आपका स्पर्श व्यंजन है, ठीक है ना, जो आपका स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन का नाम ही स्पर्श व्यंजन इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो वायु होती है वो जिह्वा को, होठ को, कंठ को टच करते हुए बाहर आती है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा है। और इसमें 5 ही वर्ग हैं आपके, ठीक है ना, और पांचों वर्ग में ही 5 वर्ण हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ग हैं
और पांचों वर्ण में पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण है। तो क वर्ग में क्या है, क वर्ग में जैसे मैंने बताया क, च वर्ग में च छ ज, ट वर्ग में अलग, सब में अलग अलग। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए उच्चारण करेंगे क ख ग घ ड़, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ळ, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, तो ये है आपके सारे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो या तो वायु आपके कंठ को या फिर आपके ओठ को या फिर आपकी जीवा को स्पर्श करके बाहर आएगी, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा है। समझ आया। जीआईसी मटियाली समझ आया बच्चे, एक बार हैंड रेज करके बताएंगे जीआईसी मटियाली। जीआईसी मटियाली समझ आया आप लोगों को। जीआईसी मटियाली समझ आया बच्चे आप लोगों को, हैंड रेज करके बताएंगे इस तरह से। यस, जीआईसी भवान, वेरी गुड। क्योंकि वो बच्चे नोट कर रहे हैं, जीआईसी भवान के बच्चे मैं देख पा रही हूँ, सारे के सारे बच्चे अच्छे से नोट कर रहे हैं और उन्होंने हैंड रेज भी किया कि हमें समझ में आ रहा है। और बाकी बच्चे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि व्याकरण आपको इस तरह से याद होने वाली नहीं है कि आप एक लेक्चर की तरह उसे सुन रहे हैं और बस ना तो कुछ नोट कर रहे हैं और ना ही घर पर रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो क्लास 7th के जो बच्चे हैं अगर वो इसको पढ़ रहे हैं काफी अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि व्याकरण जो होती है वो लाइफ टाइम आपका साथ नहीं छोड़ती है, हमेशा आपको व्याकरण की आवश्यकता होती है। तो स्पर्श व्यंजनों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को स्पर्श व्यंजन जो है अच्छे से समझ आए होंगे। तो ये आप लोगों ने अगर नोट कर लिया हो तो एक बार हैंड रेज करके बताएंगे मुझे। यस, वेरी गुड, सारे बच्चों ने नोट कर लिया है। और अगर एक आधे बच्चे कोई अगर छूटे भी हैं तो आप आपस में देखकर उसे नोट कर लें। तो ये था हमारा स्पर्श व्यंजन, और इसे स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं और कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। अब सेकंड क्या था हमारा, दूसरा क्या लिखा था हमने, दूसरा भाग क्या है, दूसरा भेद कौन बताएगा। अंतस्थ व्यंजन, क्या बताया था दूसरा भेद। वेरी गुड, जो बच्चे नोट कर रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है। अंतस्थ व्यंजन, अब क्या होता है अंतस्थ व्यंजन पहले हम लिख लेंगे, ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन का क्या है पहले हम लिख लेंगे। तो लिखेंगे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु क्या करती है, जीवा, करते समय जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भी जो भाग होता है, ठीक है, करते समय जीवा मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती, क्योंकि हमने इसका नाम क्या बताया है, क्या बताया है हमने यहाँ पर इसका नाम, अंतस्थ। तो यानी कि मुख के पार्ट को तो कहीं पर भी टच नहीं करती, ठीक है, मुख के पार्ट को जहां पर टच करती है वहां पे हम उसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, यहाँ पर इन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती, नहीं छूती, वे
वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है जीवा मुख के किसी भी भाग को टच नहीं करती, किसी भी भाग को नहीं छूती, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये एक तरह से इन व्यंजनों को स्वर और व्यंजनों के बीच का व्यंजन वर्ण माना जाता है, ठीक है ना। इनको क्या माना जाता है, स्वर और व्यंजनों के बीच का वर्ण माना जाता है। और देखिए ये संख्या में 4 होते हैं, ये संख्या में 4 होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, कौन कौन से देख लीजिए। य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। ये बिल्कुल भी जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो जीवा किसी भी मुख के भाग को स्पर्श नहीं करती, और इसीलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे य, र, ल, व, ठीक है। य, र, ल, व। और अब आपने देखा होगा जब हम अ का उच्चारण करते हैं, ठीक है, अ, तो उसी तरह से हम य का उच्चारण भी कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम आ का उच्चारण करते हैं उसी तरह से हम र का उच्चारण भी कर लेंगे, ठीक है ना। जिस तरह से हम ल, ठीक है। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनको हम स्वर और व्यंजनों के बीच का मानते हैं, ठीक है। व्यंजन में, स्वर में क्या होता है कि जिसका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य स्वर या किसी स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और जो वायु है मुख से तुरंत बाहर निकलती है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। ऐसे ही य, र, ल, व, ठीक है। यहाँ पर वायु जो है बिल्कुल ये बीच के हैं, ये स्वर और व्यंजनों के बीच के वर्ण है, और ये संख्या में 4 होते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। समझ आया आपको? अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, समझ आया? ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती है। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है तीसरा, ऊष्म व्यंजन। तीसरा पार्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अब देखिए ऊष्म व्यंजन क्या होता है, इससे थोड़ा सा हमें यहाँ पर कुछ ऊष्म, ऊष्मा यानी कि एक गर्मी, एक हीट, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम इसको सुन लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण, देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख में, अब देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो हवा होती है वो मुख में एक तरह से हवा के, देखिए इसको थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, हवा के रगड़ खाने के कारण मुख में, अब क्या होता है कि जब हम उच्चारण करते हैं ना तो हवा क्या होती है, मुख में थोड़ा सा रगड़ खाती है। जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा था आपको, श, श। तो जब इस तरह क्या आप श का उच्चारण करेंगे ना, एक ऊष्मा, एक गर्म हीट सी आपके मुंह से निकलेगी, ठीक है ना। तो उसको हम इसीलिए कहते हैं ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में
हवा रगड़ खाने के कारण मुख में ऊष्मा निकालती है। क्या करती है? ऊष्मा निकालती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ऊष्म व्यंजन यानी कि तीनों के बारे में हमने जाना, और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे। तीनों तरह के जो हमारे श होते हैं, ठीक है, जैसे आपका श और ह, ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। और अभी इसमें कुछ चीजें शेष हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, और फिर इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि शब्द विचार, उसको भी हमने डिस्कस करना है। तो ये काफी लेंथी टॉपिक है, जैसे मैंने कहा इसमें आप लगभग पूरी आधी व्याकरण को जान लेंगे। तो यहाँ तक आपने पहला भेद जो वर्ण विचार है लगभग अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, और वर्णों के और भी बहुत सारे जो भेद हैं व्यंजन के, उनको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करके फिर अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो भी पढ़ा है इसको घर पर एक बार रिवाइज करें, कहीं पर कोई डाउट लगता है तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।